आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को लिखना तो हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, परंतु ये रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखने का सटीक एवं वास्तविक तरीका, या यूं कह सकते हैं संपूर्ण तरीका नहीं है। इसको लिखने के लिए कुछ और हमें नए परिवर्तन करने हैं, वो देखिए कैसे करते हैं। अभी हमने देखा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बदले में हमने अभी क्या बनाया उत्पाद के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा उत्पाद था और ये हमारे क्रियाकारक थे, या यूं कह सकते हैं अभिकारक थे। परंतु ये तो हुआ शब्दों में। रसायन विज्ञान में शब्दों की मान्यता थोड़ी कम मानी जाती है, या यूं कह सकते हैं कि नगण्य होती है। रसायन विज्ञान में जो मुख्य रूप से जिन चीजों की महत्वता ज्यादा है, या किसी भी रासायनिक समीकरण को जो सटीक रूप से जो प्रदर्शित किया जाता है, वो होते हैं अंग्रेजी अक्षरों के चिन्ह। अब ये अंग्रेजी अक्षरों के चिन्ह क्या है, यहां पर जो भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी दे रखा है, इनको अंग्रेजी के चिन्हों के रूप में लिखा जाता है और एक सटीक तरीके से उसका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे बात करते हैं अंग्रेजी के चिन्हों में, जैसे कि मैग्नीशियम एक धातु है तो मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है। कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है कि तत्वों के चिन्ह किस प्रकार से सबसे पहले चित्रों में बनाए गए थे, फिर उनको अंग्रेजी के अक्षरों के हिसाब से कुछ 3 या 4 अलग अलग वीडियो से आपको बता रखे हैं, कक्षा 9 में आपने सीख रखा है। तो मैग्नीशियम का होगा Mg, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला या सूत्र है वो रहेगा O2, और इन दोनों को बनाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा MgO। तो ये जो संक्षिप्त रूप है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। तो ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया है, ये जो है सबसे सटीक लिखने का तरीका है, जिसमें आपने अंग्रेजी के सूत्रों या चिन्हों का उपयोग करते हुए धातु गैस दोनों को मिलाकर जलाया है और वहां पर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब ऐसे कैसे कुछ और अभिक्रियाएं, जैसे हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, साथ में ऑक्सीजन का होता है O2, और दोनों मिलकर जल बनाती है और जल का सामान्य सूत्र होता है H2O। तो ऊपर जो शब्दों में जो लिख रखा है वो है रासायनिक समीकरण, परंतु जो नीचे अंग्रेजी के अक्षरों में जो लिख रखा है वो होगा रासायनिक समीकरण को लिखने का कह सकते हैं परफेक्ट, यानी कि एकदम सटीक तरीका या सही तरीका। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे या रसायन विज्ञान के सभी भागों में देखेंगे, वो सब इन्हीं संक्षिप्त रूपों में आएगी और इन्हीं को देखकर हमको जड़ से समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज जुड़ रही है, क्या घट रही है, क्या टूट रही है, क्या मिलाया जा रहा है, किस तरीके से वो हो रही है और अंत में उत्पाद कैसे बनाया जा रहा है। अब आगे जो दे रखा है अपने जो समीकरण में है, इसी के अंदर एक चीज और हमको पढ़नी है कि यहां पर अब एक नया शब्द निकला है, संतुलन। अब हमें इस शब्द पर गौर करना है और हमें इस शब्द को सटीक तरीके से समझना है कि संतुलन शब्द से क्या मतलब है, असंतुलन शब्द से क्या मतलब है। देखिए, अब है रासायनिक समीकरण का महत्व। अभी हमने जो रासायनिक समीकरण जो नया टॉपिक है उसमें देखिए, पिछले हमने पढ़ा था Mg प्लस O2 इज इक्वल टू Mg। अब हमें देखना है महत्व।
संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था संतुलन शब्द का मतलब समझना हमको, संतुलन का क्या है, और फिर बात करेंगे अंत में महत्व की। तो पहले हम देखते हैं, देखिए संतुलन शब्द से मतलब है क्रियाकारकों एवं उत्पादों दोनों तरफ, यानी कि दाईं तरफ एवं बाईं तरफ परमाणुओं की संख्या, जो कि कक्षा आपने 9 में पढ़ रखा है, निश्चित द्रव्यमान का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने किसी भी तत्व के या किसी भी पदार्थ के जितने परमाणु काम में लिए जाते हैं, अभिक्रिया के पश्चात उतने ही परमाणुओं का निर्माण फिर से हो जाता है, या यूं कह सकते हैं वही परमाणु है जो वापस आ जाते हैं। तो परमाणुओं की संख्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कम की जा सकती है ना उसको बढ़ाया जा सकता है, ये सदैव समान रहती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन अगर हमें तय करना है तो हमें उसमें परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ सदैव कैसा रखना होगा, समान। और समान रखने के लिए यहां पर हम एक विधि द्वारा इसको है जो समान करेंगे और अभिक्रिया को है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और ये भी पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन किस तरीके से जांचा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं है। तो याद रखिए, कुल मिला के परमाणुओं की संख्या समान होनी बहुत जरूरी है। तो पहले अपन लिख देते हैं संतुलन शब्द का मतलब क्या है। संतुलित अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या का समान होना ही संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। फिर से देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, याद रखिए यह मुख्य रूप से आपको यही चीज समझनी है, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या का समान होना ही संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। और असंतुलित अभिक्रिया सीधा सा है, समान की जगह क्या हो जाएगा, असमान। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर असमान है तो वो अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाई जा सकती है। अब हम इससे जांचेंगे कैसे, हम इसको जांचेंगे क्रियाकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर करके। ये हो गया। अब इसके लिए उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हम समझते हैं कि किस तरीके से परमाणुओं की संख्या को समान किया जा सकता है। जैसे देखिए, Fe प्लस H2O बराबर Fe2O3 प्लस H2। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है
और आपको ये जांचने के लिए परीक्षा में दी जाती है कि बताइए ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, और अगर संतुलित नहीं है तो इसे कैसे असंतुलित है या संतुलित नहीं है तो इसे संतुलित करके दीजिए। तो अपने लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों को या बच्चों को ये लगता है कि ये किस तरह की अभिक्रिया, यहाँ पर भी सेम है वहां पर भी सेम है, तो इसको संतुलित कैसे किया जाए। तो अपनी किताब के अंदर इसको संतुलित करने के कुछ चरण दे रखे, एक एक चरण को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हम इसको बिल्कुल सामान्य और कम समय में करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, इस तरफ जो दे रखा है वो कौन है, क्रियाकारक, और इस तरफ जो दे रखा है वो सब क्या होंगे, उत्पाद। तो हमें कुल मिलाकर क्रियाकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को समान करना। प्रत्येक तत्व या प्रत्येक सूत्र में हमें परमाणुओं की संख्या समान रखनी है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत इस सिद्धांत में कक्षा 9 में बताया गया है कि परमाणु की संख्या को ना तो कम किया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है। और उसी सिद्धांत पर ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि यहाँ पर जो इनका परमाणुीय भार है, यही परमाणुीय भार उत्पाद के परमाणु भार से बिल्कुल समान रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्रियाकारकों एवं उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या का अंतर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे Fe के कितने परमाणु हैं, 1, उसके बाद धन। और यहां पर देखेंगे, पहले उससे पहले एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि परमाणु और अणु इन दोनों में क्या फर्क है। थोड़ा सा आप पहले इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा देखिएगा। X करके कोई तत्व, यौगिक, परमाणु कुछ भी हो सकता है। यहां पर उसके नीचे कोई गणितीय अंक है और एक गणितीय अंक उसके आगे दे रखा उसके बराबर में। तो याद रखें, जो नीचे की तरफ जो गणितीय अंक होगा वो सदैव परमाणु संख्या कहलाएगा। और आगे की ओर जो गणितीय अंक दे रखा है जो उस तत्व के अंग्रेजी के अक्षर के बराबर, उसको हम कहेंगे अणु संख्या। अणु संख्या उदाहरणार्थ जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, यही लिख देता हूं 3NO2, 3NO2। अब मैं कह सकता हूं कि जो 3 है ये यहां पर है अणु संख्या, और NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने अणु है हमारे पास, 3। इस पूरे के जो अणु है वो रहेंगे 3। परंतु बात कर रहे हैं परमाणुओं की, तो इस सूत्र को हम सामान्य रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 लिखा है तो इस सूत्र को हम 3 बार लिखेंगे, जैसे हम गणित के अंदर करते हैं NO2 NO2 NO2। अब हम इनमें परमाणुओं की संख्या का पता लगाएंगे नीचे देखकर। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 2 2 2 4 और 6। तो हम कह सकते हैं इस पूरे सूत्र में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6। अब बात आती है नाइट्रोजन। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। संख्या नहीं लिखी हुई है उसका मतलब सदैव 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3। तो 3NO2 में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3, परंतु ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। एक और तरीका है परमाणु की संख्या का पता लगाने के लिए, जितने परमाणु यहाँ नीचे दे रखे हैं आगे अणुओं की संख्या से उनका गुणा करके भी सीधा उसका निकाला जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 2 2 करके 6 निकाले, हम 3 × 2 भी कर सकते हैं। और ऑक्सीजन सिर्फ याद रखिएगा ऑक्सीजन के निकल जाएंगे 6, और नाइट्रोजन का 3, और यहाँ पर मान लीजिए 1, तो 3 × 1 यहाँ हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से सामान्य रूप से परमाणु की संख्या का पता लगाया जाता है। अब हम फिर से देखेंगे, अब हम देखेंगे सबसे पहले Fe के हमारे पास है 1। फिर हम देखेंगे यहाँ धन का निशान लगाएंगे, जैसा अभिक्रिया दे रखा वैसे कैसे नीचे चलते रहेंगे हम। फिर देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में देखेंगे हमें दिख रहा है यहाँ पर 2। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में खाली है 1। फिर हम लगाएंगे ऐसे कैसे तीर का निशान। अब हम चलेंगे उत्पाद की ओर। उत्पाद में हम देखेंगे सबसे पहले Fe बराबर 2
और ऑक्सीजन के दे रखे हैं 3। फिर हम धन का निशान लगाएंगे और हाइड्रोजन के लिखेंगे 2। अब हम देखेंगे कि एक एक सूत्र को देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे Fe कि Fe यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यानी सबसे पहले तो असंतुलन यहीं पर दिख गया। दूसरा हम देखेंगे हाइड्रोजन के 2, यहां पर भी 2, मतलब ये एक तरह से संतुलित है। अंत में देखेंगे हम ऑक्सीजन का 1, यहां पर 3, यानी यहां पर भी असंतुलन है। तो अब हमें Fe यानी आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों के अंकों का संतुलन करना है। एक और ध्यान देने वाली बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करते समय अंग्रेजी के अक्षरों में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी सूत्रों, किसी भी रासायनिक पदार्थ के सूत्र, तत्वों के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है सिर्फ और सिर्फ गणित के अंकों में, यानी हमें दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ सिर्फ गणित के अंकों को समान करना है और यही परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। आगे देखिए, अब यहां पर दे रखा 2, यहां पर सॉरी 1, यहां 2, यहां 2, वहां 2, यहां 1 और 3। तो हमें सबसे पहले इनकी संख्याओं को समान करना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं Fe, जो कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 बन गया। तो ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर भी वो संख्या 2 हो जाए। तो हम यहां पर परमाणु की संख्या 1 है, परंतु अणुओं की संख्या कितनी है, वो भी 1। तो एक अणु में 1 परमाणु, तो 2 अणु में 2 परमाणु, क्योंकि Fe के नीचे यहाँ पर 2 या 3 या ऐसे कुछ नहीं लगाया जा सकता। मैंने अभी आपको बताया कि सूत्र सदैव समान रहेंगे। तो यहां पर मैं लगा देता हूं 2। तो जब यहां पर 2 लगाऊंगा, जो पहले से 1 था अब वो किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। तो अब नई संख्या क्या आ चुकी है, 2। तो अब ये 2 इन 2 से क्या हो गए हैं, समान। हाइड्रोजन जो है वहां से हो गया, परंतु अभी समस्या आ रही है ऑक्सीजन की। यहां पर 1 है, वहां पर 3 है। अब हम ऑक्सीजन को समान करेंगे, तो ऐसा क्या किया जाए कि ऑक्सीजन भी यहां पर 3 हो जाए। तो यहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहां पर 1 है, तो ऑक्सीजन सदैव अकेला आता है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, आगे 3। तो अब ऑक्सीजन का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। तो अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3। परंतु अब ये सुविधा हाइड्रोजन के लिए भी लगेगी। तो हाइड्रोजन भी अब किससे गुणा होगा, 3 से। तो हाइड्रोजन हो गया अब 6, परंतु अब यहां पर 6 हो गया, तो वहां पर कितने, सिर्फ 2। तो ऐसा कौन सा अंक काम में लिया जाए कि वहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या हो जाए 6। तो सीधा सा है, हम यहां पर लिख देंगे 3। तो यहां पर भी हो जाएगा 6। अब हम देखेंगे कि यहां पर Fe कितने हैं, 2। यहां पर भी Fe कितने हैं, इस तीर के निशान के आगे 2। तो यह हमारा संतुलित हो गया। ऐसे कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहां पर भी कितने हैं, 6। तो ये भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन क्रियाकारकों में कितने बना दिए हमने, 3, और उत्पादों में कितने हो गए, 3। तो इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूं। हमने शुरुआत यहां से करी थी, Fe प्लस H2O Fe2O3 प्लस H2, और हमने इसको संतुलन करने के बाद क्या से लिखा, 2Fe प्लस 3H2O, एरो करके आगे लिखेंगे Fe2O3 प्लस 3H2। तो ये कह सकते हैं, ये जो अपना जो दे रखा है ये होगा असंतुलित अभिक्रिया जो परीक्षक ने आपको दे रखी है, और आपने इस संपूर्ण विधि से जो सबसे शॉर्ट और सबसे छोटी है उससे सॉल्व करने के बाद आपने इस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संतुलित कर दिया है। और संतुलित करने के बाद परीक्षा में आपका जो उत्तर रहेगा वो कभी भी गलत नहीं रहेगा। अब एक चीज और, परीक्षा में एक सवाल और पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये नाम याद रखिएगा, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी हिट एंड ट्रायल विधि की मदद से हम क्रियाकारकों और उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को समान रूप से दर्शा सकते हैं और अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संतुलित कर सकते हैं।
तो ये हो गया अपना अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका। आप इस तरीके से और भी अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पाठ में आगे बढ़ेंगे वैसे ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं आएगी जो संतुलित भी हो सकती है और असंतुलित भी हो सकती है। मैं उन सभी अभिक्रियाओं को उनके संतुलन की जांच करते हुए आगे से आगे आपको समझाता रहूंगा। अब एक सबसे महत्व की बात कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गुण जो होते हैं, ये पाठ के सबसे आगे वाले हिस्से में दिया हुआ, पर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के जो गुण होते हैं, विशेषता जिनसे पहचाना जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वो 4 होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है अवस्था का परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा जो गुण होता है वो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी विशिष्ट गैस का उत्सर्जन। तीसरा गुण होगा रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन या ताप में परिवर्तन कह सकते हैं, ताप में परिवर्तन। और अंत में हम कह सकते हैं पदार्थ के रंगों में परिवर्तन। तो ये जो 4 गुण है ये मुख्य रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। इसमें देखिए कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक तरीके से नोट किए जाएंगे या देखे जाएंगे, और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो हम बोर्ड पर या किताब में या कॉपी में लिख सकते हैं, उनको लिख कर दर्शा सकते हैं। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। इसको प्रायोगिक तरीके से भी देखा जा सकता है। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रयोगशाला में संपादित करवाते हैं तो जो चीजें परिवर्तित होती है ये सारे परिवर्तन हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं, परंतु अवस्था में परिवर्तन जो है वो बोर्ड में यानी कि जैसा मैं लिख रहा हूं या किताब में भी दर्शाया जा सकता है। तो ये सैद्धांतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गैस का उत्सर्जन, किसी गैस का उत्सर्जन होता है तो वो सिर्फ प्रायोगिक तौर पर ही उसको देखकर कह सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। किसी अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संपादित करवाने के बाद हम उसको लिखना चाहें तो उसमें गैस को है जो बुलबुलों के रूप में बना सकते हैं, लिख के दे सकते हैं गैस का उत्सर्जन। तो ये एक तरह से प्रायोगिक प्रक्रिया है। वैसे वैसे ताप में परिवर्तन भी प्रायोगिक प्रक्रिया। किसी वस्तु बर्तन को छूकर ही हम पता लगा सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो ये भी क्या हो गया, प्रायोगिक। और ये अंत में पदार्थ के रंगों का परिवर्तन बिना देखे तो हम बता नहीं सकते, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, प्रायोगिक प्रक्रिया। परंतु ये जो दे रखा है हमारा अवस्था में परिवर्तन, इसको हम नोटबुक में बोर्ड पर हम दर्शा सकते हैं, और यही किसी रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिकरण समीकरण को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। देखिए जैसे अभी हमने लिखा एक संतुलित अभिक्रिया, जो अभी हमने उसको समाधान किया, H2O तीर करके हमने बनाया था Fe2O3 प्लस 3H2। अब हमें इनकी प्रायोगिक अवस्थाएं यहां लिखकर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले पदार्थ की प्रायोगिक अवस्थाएं या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, ठोस, द्रव
गैस। ठोस के लिए जो एक संक्षिप्त या एक छोटा सा चिन्ह काम में ले जाता वो होता है S। द्रव के लिए जो काम में ले जाता वो होता है L और गैस के लिए काम में ले जाता है G। एक चिन्ह और है, वो किसी पदार्थ के जलीय विलयन के लिए काम में लिया जाता है। और जलीय विलयन को काम में लिया जाता है, उसके लिए लिखा जाता है AQ, यानी कि एक्वस, जलीय विलयन। तो यहां पर ये सारे चिन्ह इनके नीचे कोष्टक में लिखने पर हमें इन पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पता चल जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी कि लोह धातु, जो कि कैसा होता है, कठोर होता है, ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड। जल जो कि किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो हम यहां लिखेंगे L। अब बात करते हैं Fe2O3, ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये पाउडर के रूप में पाया जाता है। और पाउडर किस रूप में पाया जाता है, ठोस। और अंत में जो हाइड्रोजन है ये गैस के रूप में पाया जाता है, अतः इसके लिए लिखेंगे हम G। तो इस तरीके से किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए उनको परमाणु की संख्या में संतुलन करने के पश्चात उनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाना बहुत जरूरी है। और ये किसी संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में ये प्रदर्शित करना उस रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्णता को दर्शाता है। तो हम इन्हें कह सकते हैं, ये जो है पदार्थ के क्या कहलाती है, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं। आगे इसके आगे जो दे रखा है वो दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये अगले जो है अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।